स्टूडेंट्स एसएसटी 8 क्लास जिसमें हम सिविक्स का 4 चैप्टर रीड कर रहे हैं कानूनों की समझ। आज हम इसमें पढ़ेंगे नए कानून किस तरह बनते हैं। देखो, कानूनों के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा तो पता चला कि जो भी हम काम करते हैं वो एक किसी न किसी कानून के तहत है। ऐसे देश के अंदर कानून होते हैं। तो नए कानून किस तरह बनते हैं। कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं। यह संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो, मतलब उसके ऊपर ध्यान दे। आइए देखें कि घरेलू हिंसा का सवाल किस तरह संसद के सामने आया और घरेलू हिंसा की रोकथाम पर कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य, आमतौर पर पति, घर की किसी औरत, आमतौर पर पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है तो सामान्यतः इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। औरत को यह नुकसान शारीरिक मारपीट या भावनात्मक शोषण के कारण पहुंच सकता है। यह शोषण मौखिक, यौन या फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है। घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा ने घरेलू शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे में का हिस्सा मानी जाएंगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती हैं या रह चुकी हैं। ठीक है, भले ही वो उसकी पत्नी हो या ना हो भाई। तो चलिए पढ़ते हैं। द प्रोटेक्शन न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन अक्टूबर 2006, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 पास्ड। अरे शाजिया, आज का अखबार पढ़ा तुमने? ये महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात है ना। महिलाओं के लिए ही क्यों, हिंसा मुक्त परिवार तो सबके लिए ही अच्छे हैं। देखो ना कुसुम, इस कानून को बनाने में कितना वक्त लग गया, बल्कि पहले तो हमें नए कानून की ज़रूरत ही साबित करनी पड़ी। कुसुम और शाजिया एक महिला संगठन की सदस्य हैं। उन्हें इस सफ़र की एक एक कड़ी याद है। अप्रैल 1991, दफ्तर का एक आम दिन। मुझे सलाह चाहिए, मेरा आदमी मुझे पीटता है। मैंने अभी तक किसी से यह बात नहीं बताई, मुझे बड़ी शर्म आती है, पर अब बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन मेरे पास कोई चारा भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ। मेरा बेटा और बहू मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, बहुत भला बुरा कहते हैं मुझे। मैं अपने बैंक खातों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। वे चाहें तो मुझे घर से भी निकाल सकते हैं। अब आगे देखो, मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती। मैं तो बस यह चाहती हूँ कि मारपीट बंद हो जाए। मैं बस यह चाहती हूँ कि मुझे घर से न निकाला जाए। बदकिस्मती से मौजूदा कानून फौजदार कानून है, उसमें ये दोनों रास्ते मुमकिन नहीं। 1990 के दशक के विभिन्न मंचों से एक नए कानून की मांग उठती रही। जन सुनवाई। हमने कई महिलाओं की आपबीती सुनी है। हमने देखा है कि महिलाएं मारपीट से बचाव चाहती हैं, वे अपने मकान में रहना चाहती हैं। कई बार उन्हें सिर्फ थोड़ी सी राहत की दरकार होती है। इस मुद्दे से निपटने के लिए एक नया नागरिक कानून होना चाहिए। 1999 में वकीलों, कानूनों के विद्यार्थियों और समाज वैज्ञानिकों के संगठन लॉयर्स कलेक्टिव ने राष्ट्रव्यापी चर्चा के बाद घरेलू हिंसा रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक का मसौदा तैयार किया, मतलब उसका जो खाका था वो। इस विधेयक को बहुत सारे लोगों को पढ़ाया गया। घरेलू हिंसा की परिभाषा में शारीरिक, आर्थिक, यौन और मौखिक व भावनात्मक दुर्व्यवहार को भी शामिल किया जाना चाहिए। साझा घरेलू दायरे में रहने वाली किसी भी महिला को इस कानून के तहत रखा जाना चाहिए। उन्हें साझा मकान से बेदखली से बचाया जाना चाहिए। और आर्थिक मदद के बारे में क्या ख्याल है। विचार विमर्श के लिए अलग अलग संस्थानों के साथ बैठकें की गई। मतलब ये सारा अभी पब्लिक में डिस्कस होने लग रहा है, आपस में चल रहा है ये सब। महिला आंदोलन घरेलू हिंसा पर एक नया कानून चाहता है। सरकार को यह प्रस्ताव जल्दी से जल्दी संसद में पेश करना चाहिए। आखिरकार 2002 में यह विधेयक संसद में पेश कर दिया, लेकिन इस विधेयक में कोई भी वो बात नहीं जो हमने सुझाई थी। मतलब जो बातें इन्होंने डिमांड में रखी थी वो तो है ही नहीं। हमें विधेयक के इस रूप का विरोध करना चाहिए। चलो संवाददाता सम्मेलन बुलाते हैं। साथ ही कंप्यूटर पर एक ऑनलाइन याचिका भी शुरू करनी चाहिए ताकि इंटरनेट पर लोग तुरंत अपनी राय दे सकें। कई महिला संगठनों और राष्ट्रीय महिला आयोग ने संसदीय स्थायी समिति को अपने सुझाव सौंप दिए। संसदीय स्थायी समिति के माननीय सदस्यगण, वर्तमान विधेयक को बदलना जरूरी है। हम घरेलू हिंसा की
प्रस्तावित परिभाषा से सहमत नहीं है। इस कानून में बच्चों की अस्थायी कस्टडी का भी इंतजाम होना चाहिए। तो ये भी एक और ऐड कर दिया। मतलब क्या हुआ, देखो पहले तो इन्होंने अपनी डिमांड उठाई, फिर उस डिमांड को भाई संसद तक पहुंचा तो दिया गया, लेकिन उसमें वो सारी बातें थी ही नहीं जो ये चाहती थी। फिर इन्होंने दोबारा मीटिंग की और उसका विरोध प्रदर्शन शुरू किया जो महिला हिंसा के लिए था। अक्टूबर 2006 में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान, यह नया कानून क्या है? यह पहला कानून जिसमें महिलाओं के हिंसा मुक्त परिवार के अधिकार को मान्यता दी गई है और घरेलू हिंसा की एक व्यापक परिभाषा पेश की गई है। यह एक दीवानी कानून है जो करोड़ों महिलाओं को राहत प्रदान करेगा। बहुत सारी पत्नियों, माँओं, बेटियों और बहनों को अपने घरों में हिंसा से निजात मिलेगी, मतलब राहत मिलेगी। यह कानून बहुत महत्वपूर्ण कदम है। यह कानून एक साझे मकान में रहने के महिलाओं के अधिकार को मान्यता देता है। महिलाएं किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का आदेश प्राप्त कर सकती है। महिलाएं अपने इलाज और अन्य खर्चों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती है। मतलब जैसे जो अगर मदर वगैरह है, उसको कोई खर्चा नहीं दे रहा, उसका बेटा उसकी सेवा नहीं कर रहा, तो उसको अब खर्चा मिलेगा। ठीक है, अब एक और लंबा सफ़र शुरू होता है। हाँ, हमें इस बात का ख्याल रखना है कि इस कानून में जिन बातों का वादा किया गया है उन्हें सचमुच लागू किया जाए। हम सब तरफ नज़र रखनी होगी। हमें महिलाओं, पुलिस, न्यायपालिका सभी को इस कानून के बारे में शिक्षित करना होगा। तो ये थी एक स्टोरी जो इससे रिलेटेड थी। अब पढ़ते हैं, जिन औरतों के साथ हिंसा या दुराचार होता है उन्हें आमतौर पर पीड़ित माना जाता है। इन हालात से उभरने के लिए औरतें तरह तरह से संघर्ष करती हैं, इसलिए उन्हें पीड़ित की बजाय सर्वाइवर कहना ज़्यादा बेहतर है। इस अंग्रेजी शब्द का अर्थ है जो बचा रहे। ठीक है, अब आगे हमारे टॉपिक को कंटिन्यू रखते हैं। इस उदाहरण से साफ हो जाता है कि नागरिकों की भूमिका कानून बनाने में कितनी अहम है। अब भाई देखो, कोई भी कानून बनाना है या कोई भी कानून बन गया है और हमें उससे संतुष्टि नहीं है, तो उसमें हमारी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है, ये हमें इससे पता चल रहा है। वे जनता की चिंताओं को कानून के दायरे में लाने के लिए संसद की मदद कर सकते हैं। इस प्रकार के हर चरण में नागरिकों की आवाज़ बहुत मायने रखती है। यह आवाज़ टेलीविज़न रिपोर्टर, अखबारों के संपादकीयों, रेडियो प्रसारणों और आम सभाओं के जरिए सुनी और व्यक्त की जा सकती है। मतलब आप इन तरीक़ों से अपनी आवाज़ उठा सकते हो। इस सारे संचार माध्यमों के जरिए संसद का काम ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आता है। अब इन सभी चीज़ों की वजह से ना, रेडियो वगैरह की वजह से, ये जो भी सरकार काम करती है वो पूरी तरह हमारे सामने ही रहता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो आपको रीड करना है और अच्छे से समझना है। नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट टाइम करवाया जाएगा और इसी के साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।